और आइए आज की सबसे बड़ी खबर, महंगाई बहाना, पूरे दिन हंगामा और परिवार को है बचाना। क्यों कह रहा हूं मैं? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर दिखाई, आपने देखा ईडी ने राहुल गांधी को बुलाया। देख रहे हैं, ईडी ने राहुल गांधी को बुलाया पहले। अगली तस्वीर दिखाई, उसके बाद ईडी ने सोनिया गांधी को बुलाया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अगली तस्वीर दिखाई, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बाद ईडी ने क्या किया? नेशनल हेराल्ड हाउस जो है इस पर ताला लगा दिया। ये तीन काम ईडी ने किए। उसके बाद हंगामा होना था क्योंकि बात परिवार, वाड्रा कांग्रेस परिवार पर आ गई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा एम्बियंस के साथ। ये देखिए, राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे थे और डिटेन किया गया राहुल गांधी को। राहुल गांधी को बस में बिठाया गया, डिटेन किया गया। काले कपड़ों में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, बस के अंदर बिठाया गया। पुलिस ने हिरासत में लिया राहुल को। ये वो तस्वीर है जिस वक्त राहुल सड़कों पर निकले। क्यों? ईडी बुला रही थी, ईडी बुला रही थी, इसलिए महंगाई के बहाने आज प्रदर्शन किया और राहुल गांधी को डिटेन किया गया। ये वो पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए, राहुल गांधी को उसके बाद दिल्ली के किंग्सवे कैंप लेकर आया गया। फुल स्क्रीन लीजिए इसको। राहुल गांधी को हिरासत में लेकर किंग्सवे कैंप थाने आया गया। ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी को जिस वक्त थाने लेकर आया गया। 5-5.5 घंटे राहुल गांधी इसी थाने में मौजूद थे। इससे पहले भी राहुल गांधी जब ईडी के नाम पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, सोनिया गांधी को बुलाया गया था, तब भी इसी थाने में थे। किंग्सवे कैंप थाने में राहुल को लेकर आया गया। उसके बाद राहुल यहां 5 से 5.5 घंटे तक रखा गया राहुल को। ये सारा तमाशा क्यों हो रहा था, आइए आपको बताऊंगा। एक बड़ा बुनियादी सवाल, एक बहुत बुनियादी सवाल कि महंगाई पर शोर बहाना है, सिर्फ और सिर्फ परिवार को बचाना है। यही सवाल हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर ने पी चिदंबरम, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, देश के पूर्व गृह मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, सुनिए जरा, उनके पास जवाब नहीं थे। सुनिए। ED's issue was being raised, sir. How rupees 50 lakhs became rupees 2,000 crores? You are Republic TV. You will ask the wrong questions. No, ED issue was raised by Mr. Ashok Gehlot, sir. We are talking about price rise today. If you don't understand price rise, महंगाई, I can't help you. So we understand price rise, but the issue of ED was also raised, sir, in the National Herald case. Mr. Ashok Gehlot raised it. Mr. Rahul Gandhi raised the issue of institutions. Why these? Republic TV can ask any number of questions. I'm not going to be... Sir, but Mr. Rahul Gandhi raised the issue of institutions. Price. Sir, he raised the issue of institutions. When the ED goes after you, these protests don't happen. Obviously, you don't understand English. What can I do? I understand English, sir. That's why I'm asking. Mr. Rahul Gandhi raised the issue of institutions. When ED goes after you, these protests don't happen. Don't understand English. What can I do? Sir, this is in English only, sir. Your English is wrong. Sir, the issue of ED and institutions was raised by Mr. Gandhi in the press conference. देखा, सुना आपने पी चिदंबरम को। कांग्रेस का अहंकार देखिए, जब उनसे आप सवाल पूछेंगे, उनके पास जवाब नहीं है तो वो कहेंगे आपका अंग्रेजी अच्छा नहीं। चिदंबरम साहब खुद अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते। शानदार इंग्लिश में उनसे सवाल अभिषेक कपूर पूछ रहे थे, लेकिन जब जवाब ना हो तो इसी तरह के जवाब कांग्रेस के पास होते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, अकेले राहुल नहीं थे, बात परिवार की थी तो पूरा परिवार आज सड़क पर था। अगली तस्वीर देखिए, ये प्रियंका वाड्रा, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। प्रियंका वाड्रा भी पूरे प्रदर्शन कर रही थी, बैरिकेडिंग कूद गई। देखिए जरा, प्रियंका ने बैरिकेडिंग कूदी और उसके बाद देखिए कैसे भागी है प्रियंका। भागी, ये देखिए, बैरिकेडिंग चढ़ गई, वहां रोक कर रखा था क्योंकि धारा 144 लगी थी। प्रियंका बैरिकेडिंग चढ़कर कूदी है और उसके बाद उन्होंने वहां से पुलिस को धक्का देकर, ये देखिए, अपना स्टॉल वहीं छोड़ दिया। पुलिस ने उन्हें रोका और उसके बाद वो वहां से भाग गई। आइए अब अगली तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। अगली तस्वीर देखिए, उसके बाद प्रियंका को पुलिस ने उठाया। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, फुल स्क्रीन। पुलिस ने कहा यहां धारा 144 लगी हुई है, आप यहां नहीं बैठ सकती हैं। ये देखिए, उसके बाद प्रियंका जिद करती रही कि वो सड़क पर ही बैठेंगी। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रियंका उठने को तैयार नहीं थी। प्रियंका बीच सड़क पर बैठ गई। पुलिस ने उन्हें उठाया वहां से कि यहां 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा करने मना है। देश की संसद चल रही है, सारे सांसद दिल्ली में हैं, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था का खतरा है, आप यहां लोग इकट्ठा नहीं कर सकती हैं। लेकिन प्रियंका नहीं मानी। उसके बाद पुलिस को देखिए, ये देखिए, पुलिस से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही है प्रियंका। इतना ही नहीं, आइए उनकी एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं प्रियंका की, कि किस तरह प्रियंका सड़कों पर थी और सिर्फ
ईडी का इतना डर है कि महंगाई के बारे में शोर मचाना। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये प्रियंका की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस वक्त प्रियंका को पुलिस रोक रही थी। ये वो तस्वीरें। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा प्रियंका ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं, और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद, ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ। तो क्यों करें हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा मकसद ये है कि हम, इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं, और कोई कुछ ना बोले। उनके लिए महंगाई तो है नहीं, उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है, उन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं है। 2-4 लोग रईस हो गए हैं, उनके महल बने हुए हैं, लेकिन जो आम जनता है वो तरस रही है, तड़प रही है। ये ठीक है क्या? उनको महंगाई इसलिए नहीं दिखती, उनके लिए है ही नहीं, उनके पास पैसा ही पैसा है। अब ये समझिए, बताऊंगा वो भी कि पूरे देश में महंगाई कितनी है। ये महंगाई का प्रदर्शन था या ईडी का डर था? सोनिया गांधी भी आज खुद संसद में थी, पार्लियामेंट से इस प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी, पार्लियामेंट से राष्ट्रपति भवन की तरफ, रायसीना हिल्स की तरफ सोनिया गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई। सोनिया गांधी को भी ईडी 2 बार सवालों के जवाब देने के लिए बुला चुकी है। लेकिन राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको बताऊं, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यानी आज का प्रदर्शन तो महंगाई पर था, लेकिन महंगाई से ज्यादा वो ईडी, तानाशाह, लोकतंत्र, ये सारी बातें करते रहे। यानी महंगाई सिर्फ बहाना था, सिर्फ ईडी से परिवार को बचाना था। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, राहुल गांधी बैठे हुए हैं आगे, सिलेंडर बगल में रखा है, सब्जियां रखी हुई हैं, और बहाना है देश में बहुत महंगाई है, डराना है बहुत महंगाई है। लेकिन राहुल डरे हैं इससे। ईडी से क्या राहुल को डर है? बीजेपी सवाल पूछ रही। ईडी से डर है, ईडी से डर है, इसीलिए महंगाई का शोर है। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया देश भर में। राहुल ने महंगाई के मुद्दे पर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आपको बताऊं। लेकिन करीब 21 मिनट, ध्यान से सुनिएगा, 21 मिनट राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवालों के जवाब भी दिए, खुद भी बोले, लेकिन सिर्फ 2 से 3 बार महंगाई की बात की। जो पूरा प्रदर्शन देश में महंगाई पर था, उस पर बात सिर्फ 3 बार। राहुल ने 7 बार, 21 मिनट में 7 बार ईडी का नाम लिया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, 4 बार सीबीआई का नाम लिया राहुल ने। अब आप समझिए कि आखिर प्रोटेस्ट था किस बात का? महंगाई के नाम पर लोकतंत्र बचाने की बात की है। अब महंगाई से लोकतंत्र का क्या ताल्लुक है? वजह है ईडी का डर। महंगाई की जगह देश की संस्थाओं पर हमला बोला। वही जो राहुल पहले कहते रहे कि देश की कोई संस्था बची नहीं है जिस पर कंट्रोल ना हो सरकार का। तानाशाही शब्द का कई बार इस्तेमाल किया। अब महंगाई का तानाशाही से क्या ताल्लुक है? महंगाई के मुद्दे पर उन्हें आरएसएस भी याद आ गया और संस्थाओं में आरएसएस के आदमी को बिठाने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस के 70 साल से देश के 8 साल में लोकतंत्र की तुलना की। अब महंगाई में लोकतंत्र कहां से आ गया? लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र बर्बाद, ये कई बार बोले। डर, धमकी, झूठ शब्द का भी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किया। राहुल के बयान पर अब बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी कह रही महंगाई नहीं, ईडी के एक्शन से दरअसल राहुल गांधी डर गए। महंगाई तो बहाना है, मकसद है परिवार को बचाना, दरअसल ये मकसद है। आइए अब आपको सुनवाऊं मैं, सुनिए जरा राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और बीजेपी ने उस पर क्या जवाब दिया है महंगाई पर प्रोटेस्ट पर। सुनिए। जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं। तो मैं अपना काम करूंगा, लोकतंत्र के लिए खड़े होने का काम करूंगा, महंगाई का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, और मेरे ऊपर और आक्रमण होंगे। यह सच्चाई है। महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा एक बहाना है, मूल रूप से ईडी को डराना, धमकाना और परिवार को बचाना है। और आइए, आपको याद है राहुल गांधी ने आखिरी बार महंगाई पर प्रोटेस्ट कब किया था?
आपको याद है राहुल गांधी आखिरी बार महंगाई पर सड़क पर कब बैठे थे? नहीं याद होगा, किसी को याद नहीं, देश को भी याद नहीं, क्योंकि आज जो प्रदर्शन था ये महंगाई के लिए नहीं, ईडी के शिकंजे की वजह से था। लेकिन आइए मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। यह है राहुल गांधी ने इससे पहले जो प्रदर्शन किया था, यह है राहुल गांधी का प्रदर्शन। शायद ही आपको याद हो, क्योंकि प्रदर्शन में देखिए लोग कितने, इससे आपको समझ में आ जाएगा ये प्रदर्शन कितना बड़ा था, महंगाई को लेकर कितना सीरियस थे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। ये था आखिरी प्रदर्शन, वो भी 5 महीने पहले। राहुल गांधी को 5 महीने बाद महंगाई याद आई है। 5 महीने तक कहां थे सोचिए, वो भी तब जब ईडी ने एक्शन लिया, तब महंगाई का शोर शुरू हुआ। देखिए जरा, ये देख रहे हैं राहुल गांधी सिलेंडर को आगे आकर माला चढ़ा रहे हैं सिलेंडर के ऊपर। यह प्रदर्शन था। महंगाई पर कांग्रेस ने 5 महीने पहले प्रोटेस्ट किया था, 5 महीने बाद महंगाई याद आई। 31 मार्च को कई जगहों पर कांग्रेस का यह प्रोटेस्ट हुआ था। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के मुद्दे पर कांग्रेस ने घेराबंदी की थी। कांग्रेस का बंद पूरी तरह से फ्लॉप और असफल रहा था। 31 मार्च को कांग्रेस नेताओं ने ताकत नहीं झोंकी, यानी कांग्रेस नेता महंगाई को लेकर गंभीर नहीं थे। ये जो आज प्रोटेस्ट है, ये परिवार को बचाना है, इसलिए सड़कों पर पूरी कांग्रेस नजर आ रही थी। ईडी के एक्शन के बाद कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। इस बार सभी बड़े नेता सड़कों पर उतर आए। क्यों, सोचिए जरा, इसमें कितने नजर आ रहे हैं आपको? देश के कई राज्यों में कांग्रेस ने उस वक्त प्रदर्शन किया था और इतने ही लोग मौजूद थे। कई कार्यकर्ता भी उस वक्त हिरासत में लिए गए थे। अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कानून व्यवस्था में सहयोग करे कांग्रेस। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। पहले सुनिए राहुल गांधी से हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर ने जब यही सवाल पूछे तो वो भागे। एक भी सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं थी और बीजेपी हमला कर रही है इस महंगाई के नाम पर, तमाशे पर। सुनिए दोनों। Rahul, did you put the onus on Motilal Vora, who is no more to defend himself? Mr. Gandhi, did you put the onus during questioning on Motilal Vora, who is no more there to defend himself? आप सवाल पूछने दीजिए, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप सवाल पूछने दीजिए, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो हमें बात तो करने दीजिए उनसे, हमें बात तो करने दीजिए उनसे, हमें बात तो करने दीजिए। राहुल, राहुल, Rahul, would you take couple of questions on ED? Rahul, would you take couple of questions on ED? Rahul, what is that you're trying to hide? What is the of Rahul? Rahul Gandhi को दूसरी तरफ ले लिया। Rahul, Rahul. Rahul, would you take couple of questions on ED? Rahul, Rahul. Rahul, would you take couple of questions on ED? Rahul, would you take couple of questions on ED? Rahul, you can't push us around. किसान की बात करना, गरीबों की। ठीक है, मैं किसान की पूछता हूँ, आप पूछने दीजिए। मैं किसान की पूछता हूँ, पूछने दीजिए। मैं पूछता हूँ, बेरोजगारी की बात पूछने दीजिए। राहुल, एक जिम्मेदार पार्टी के नाते कानून का सहयोग देना चाहिए था। ये सारा जो मामला है, ये कहीं ना कहीं कोर्ट ने रजिस्टर की हुई एफआईआर के बेसिस पर चला है, मगर हर रोज वो प्रदर्शन करते हैं। जहां तक आज का सवाल जो आपने स्पेसिफिक मुझे पूछा है, मेरा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस ने इसमें हिडन तरीके से अपनी अपीसमेंट की पॉलिसी को आगे बढ़ाया है। आज ईडी ने किसी भी प्रकार का ना किसी को तलब किया है, ना पूछताछ की है, ना कोई रेड हुई है, कुछ नहीं हुआ है। और अचानक ही कांग्रेस ने आज ये कार्यक्रम दिया विरोध का। मैं तो समझ ही नहीं सकता विरोध का कार्यक्रम क्यों आज दिया गया है। ईडी का सवाल है, सभी ने देश के कानून की व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। और बड़ी चीज ये, राहुल गांधी से जब सवाल पूछे गए तो राहुल गांधी एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि राहुल गांधी को भी अपने इर्द गिर्द वही पत्रकार अच्छे लगते हैं जो उन्हें कंफर्टेबल रखने वाले सवाल पूछे। रिपब्लिक के सवालों के जवाब
नहीं देते और माइक देख कर ही भागते हैं। आइए अब मैं राहुल गांधी को दिखाने जा रहा हूं देश में और दुनिया में महंगाई कितनी है और भारत कहां खड़ा है। फिर आप समझेंगे कि महंगाई दरअसल वाकई बहाना है, महंगाई वाकई बहाना है और वजह दरअसल परिवार बचाना है। ग्राफिक्स प्ले कीजिए। अब देखिए, पेट्रोल से ही शुरू करेंगे। राहुल गांधी पेट्रोल चिल्ला रहे हैं। भारत में पेट्रोल के दाम है 96 रुपए प्रति लीटर, डीजल है 90 रुपए प्रति लीटर और घरेलू गैस सिलेंडर है 1053 रुपए का। यह भारत के दाम है। सामने देखिए पाकिस्तान में यही पेट्रोल 230 रुपए लीटर है, डीजल 205 रुपए और घरेलू गैस सिलेंडर 1300 रुपए का है। राहुल गांधी उसके बाद भी महंगाई के बहाने तमाशे पे उतर आए। श्रीलंका देखिए, श्रीलंका में पेट्रोल 420 रुपए प्रति लीटर है, डीजल 400 रुपए प्रति लीटर और घरेलू गैस सिलेंडर 1400 रुपए का है। उसके बाद आप अपने पड़ोसियों से ही अपनी पहले तुलना करेंगे कि हमारे पड़ोसियों की हालत क्या है, हम उनसे किस पोजीशन में है, कितनी बेहतर स्थिति में है, ये आप खुद देख सकते हैं। नेपाल में देखिए, नेपाल में पेट्रोल 170 रुपए लीटर, डीजल 154 रुपए प्रति लीटर और घरेलू सिलेंडर 1150। नेपाल से भी कम रेट पर हमारे यहां चीजें उपलब्ध है। बांग्लादेश देखिए, पड़ोसी मुल्क, पेट्रोल यहां 115 रुपए प्रति लीटर, भारत में 96 रुपए प्रति लीटर, डीजल 105 रुपए प्रति लीटर, भारत में 90 रुपए प्रति लीटर है और जो गैस सिलेंडर भारत में 1053 का है, बांग्लादेश में 1400 रुपए का है। ये पड़ोस की स्थिति मैंने आपको बता दी है कि पड़ोस में भारत के मुकाबले कितनी महंगाई। और राहुल को अगर लगता है, या बहुत से लोगों को लगता है कि आप बगल वाले उन देशों की बात मत करिए जो गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, तो आइए पूरी दुनिया की बात करते हैं। पूरी दुनिया के मुकाबले भारत की महंगाई कहां ठहरती है, यह भी देख लीजिए। उसके बाद तय कीजिएगा कि आखिर कहां कितनी महंगाई है। और राहुल का जो ये तमाशा था आज का ड्रामा, ये ड्रामा महंगाई पर था या ईडी के डर की वजह से था। अब ये देखिए, भारत में महंगाई दर 7.01%। आप कहेंगे 8% क्योंकि महंगाई दर ऊपर नीचे होती रहती है। 7% के आसपास भारत में महंगाई दर है। अब देखिए, मैं सबसे पहले आपको दिखाऊं, ग्लोब पर देखिए, वेनेजुएला महंगाई दर 167। अगला दिखाइए, भारत में 7% महंगाई दर, तुर्की में 78.6% महंगाई दर है। भारत के मुकाबले कहां है महंगाई दर? भारत में 7%, श्रीलंका में 61% महंगाई दर है, पाकिस्तान में 22% महंगाई दर है, 22%, रूस में 16% महंगाई दर है, भारत के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा। पोलैंड में 15.5% महंगाई दर है, यह भी भारत से 2 गुने से ज्यादा। ब्राजील 11.9%, भारत से कहीं ज्यादा महंगाई। स्पेन 10.2%। अब आप समझिए, सिर्फ मैं तुलना कर रहा हूं पूरी दुनिया से, अब सिर्फ पड़ोसियों से नहीं कर रहा हूं, ब्रिटेन से कर लीजिए। 9.1% इन्फ्लेशन रेट है ब्रिटेन में। मूव कीजिए, ये जो मैंने आपको दिखाया, ये हकीकत बताता है कि भारत आज कहां खड़ा है, कितना मजबूत है, कितनी बेहतर स्थिति में और दुनिया के बाकी मुल्क किस स्थिति में। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं। आंकड़े भी आपने देख लिए, राहुल को भी आपने सुन लिया, अब उन्हें सुनिए जो दरअसल जिनके लिए महंगाई के मायने, यानी आम आदमी, वो आम आदमी क्या कह रहा है राहुल के इस ड्रामे पर और महंगाई पर, उसे सुनिए सर। चूंकि कांग्रेस पहले से घोटाला करती आ रही है, जिसमें पहले किसी ने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा, आज कांग्रेस के जो लीडर, बड़े लीडर जो इसका विरोध कर रहे हैं, इससे आम पब्लिक भी समझ रही है कि ये कांग्रेस क्या कर रही है। राहुल गांधी ने महंगाई का विरोध नहीं किया है। राहुल गांधी ने लगातार जो भ्रष्टाचार से रुपए कमाए थे, जो इस समय ईडी के छापे में लगातार निकल रहे हैं, तक जब इनकी सरकार थी तब क्या महंगाई नहीं हो रही थी क्या? अभी ये जो विकास हो रहा है, इससे इनको चिढ़ हो रही है, जिसके कारण ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जो राहुल गांधी जी ने विरोध प्रदर्शन और कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया है, ये कहीं ना, ये तो सब बेकार, ये बहाना है। कहीं ना कहीं ईडी के लगातार छापेमारी से उनका मन बिल्कुल विचलित हो गया है। महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, ये बातें कह के जनता को बरगलाने का काम कर रही है। जितने भी कांग्रेसी नेता है, अब कोई काम उनके पास बचा नहीं, केवल बेरोजगारी के अलावा। तो अब विपक्ष करेगा क्या?
न केवल जो विकास कार्य हो रहे हैं उसको फर्जी में उसका मुद्दा उठा के उसके लिए प्रदर्शन कर रहा है। विरोध प्रदर्शन महंगाई का नहीं है, ये जो ईडी का छापा इनके काले धन पे पड़ा है तो इनको खलबलाहट आई है कि क्या करे जिससे देश का जो ध्यान है वो हमारे काले धन से हटकर, ईडी का हमारे काले धन से ध्यान हटकर ये एक तरफ अलग डाइवर्ट कर दिया जाए। जब 70 सालों में इन्होंने महंगाई लाई थी वो इनको महंगाई नहीं दिखाई दी, इनको अब महंगाई दिखाई दे रही। अब एक और आरोप गांधी परिवार पर लग रहा है कि उन्होंने 5 तारीख को ही काला दिवस और काला कपड़े पहनने के लिए क्यों चुना। राहुल गांधी आपको ब्लैक शर्ट में दिख रहे हैं, प्रियंका वाड्रा आपको ब्लैक शर्ट में दिख रही हैं और पूरी कांग्रेस। तो बीजेपी सवाल कर रही है कि 5 अगस्त का कनेक्शन क्या है, 5 अगस्त को ही आखिर ब्लैक डे मनाने के लिए क्यों चुना। इसके पीछे बड़ी वजह है। वजह क्या है ये मैं आपको बताता हूं। और बड़े आरोप योगी आदित्यनाथ और अमित शाह खुद लगा रहे हैं। सवाल यह है कि 5 अगस्त का दिन देश के लिए बहुत अहम है, देश के लिए गर्व और फख्र की बात है। उस दिन ही ब्लैक डे मनाना था, उस दिन ही राहुल को काले कपड़े पहनने थे। मोदी सरकार ने 5 अगस्त के दिन 2 बड़े काम किए थे। पहला, 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भूमि पूजन हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी खुद गए थे। वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा कि मंदिर कितना बन गया है, वहां से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको। राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन में प्रधानमंत्री खुद शामिल हुए थे, आपको याद होगा। 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया था। इतने सालों में कोई नहीं हटा पाया 370 5 अगस्त को ही हटा था। 2019 में जम्मू कश्मीर को केंद्र ने यह बड़ा तोहफा दिया था। साथ ही साथ 5 अगस्त के दिन ही कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन के लिए चुना। बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया कि कांग्रेस किसी को खुश करने के लिए ऐसा कर रही है। राम जन्मभूमि के शिलान्यास के दिन ही काले कपड़े पहने राहुल और प्रियंका ने। कांग्रेस ने शिलान्यास का अप्रत्यक्ष तौर पर विरोध किया है, बड़ी चीज यह है। और योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस पर हमला किया है। योगी ने कहा कांग्रेस ने राम भक्तों का अपमान किया है। दरअसल आइए अब मैं आपको सुनवाऊं, कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं राहुल, प्रियंका और कांग्रेस के काले कपड़े पहनने पर। सुनिए। आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहनकर करें। मैं मानता हूं कि आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। 550 साल पुरानी ये समस्या का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकला था और कहीं पर भी देश में ना दंगा हुआ था, ना हिंसा हुई थी और शांतिपूर्ण तरीके से करोड़ों लोगों की श्रद्धा को परवान चढ़ाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया था। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक शटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। कांग्रेस के नेताओं का आचरण अत्यंत निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी कई दिनों से आंदोलन कर रही है, अपने सामान्य कपड़ों में कर रही थी। सहमति असहमति हो सकती थी, लेकिन 5 अगस्त की तिथि को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के शुभारंभ दिवस के दिन, अयोध्या दिवस के दिन राम भक्तों को अपमानित करने वाला कांग्रेस का यह आचरण एक बार फिर जग जाहिर हुआ है। अब सोचिए जरा, राहुल गांधी काले कपड़ों में जरूर नजर आ रहे थे, सोनिया गांधी भी प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत विवादित बयान दिया। इस देश में लोकतंत्र है, संविधान है, कानून है, आप सब वोट देते हैं, उसके बाद इस देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है। राहुल गांधी ने आज कहा कि इस देश के सारे इंस्टीट्यूशन मुझे दे दीजिए, मैं भी चुनाव जीत के दिखाऊंगा। यानी देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाए, लोकतंत्र के पर्व पर दाग लगाने की कोशिश की। सुनिए जरा राहुल को। हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे।
उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। अब सोचिए जरा, राहुल गांधी के परिवार पर जब आती है तो कभी महंगाई बहाना, कभी देश तानाशाही नजर आता है। जब परिवार पर आई तो यही देश तानाशाही, जहां सालों तक पूरा परिवार और खानदान राज करता आया है, वो देश में न लोकतंत्र दिखता है न संविधान। तो सवाल यही है, परिवार पर आई तो देश भी तानाशाही हो गया। देखिए जरा, ईडी के एक्शन के बाद कांग्रेस पूरी तरह से बौखला गई, लोकतंत्र और तानाशाही की दुहाई देने लगी। इतना ही नहीं, सभी संस्थानों को लेकर राहुल ने सवाल उठा दिए। राहुल को अब हर सिस्टम में खामी दिखने लगी है। राहुल गांधी ने कहा, इसी सिस्टम से, सोचिए जरा, राहुल गांधी इसी सिस्टम से, इसी चुनाव से ही चुनाव जीत कर आए, वायनाड से एमपी हैं। राहुल गांधी के लिए अगर लोकतंत्र का पर्व सिर्फ दिखावा था और तानाशाही है देश में, तो वायनाड से चुनाव कैसे जीत गए? राहुल के साथ सोनिया गांधी भी रायबरेली से सांसद हैं, वो भी चुनाव जीत के आई हैं, फिर उनका चुनाव भी गलत हुआ। कुछ राज्यों में अब भी कांग्रेस की सरकार है, उनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ है, वहां भी इनकी सरकार है। फिर यहां जब चुनाव जीत कर आए तो यहां के सिस्टम पर सवाल क्यों नहीं? अगर हर सिस्टम पर कंट्रोल होता तो फिर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार कैसे बन जाती? झारखंड में भी कांग्रेस गठबंधन की सरकार चला रही है। कई राज्यों में विपक्ष की भी सरकार है। पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब में दूसरी पार्टियों की सरकार है। अगर सिस्टम पर बीजेपी का कंट्रोल होता तो फिर बाकी विपक्षियों की सरकारें कैसे चलती? क्या परिवार बचाने के लिए सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी? जब कड़वी गोली ईडी की लेनी पड़ती है तो मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। अब जरा सुनिए, बीजेपी राहुल के इस बयान के बाद हमलावर है, सुनिए। आजादी के बाद हिटलर की भूमिका में ऐसी भूमिका निभाई कि लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, देश में इमरजेंसी लगा दिया, प्रेस वालों की जुबान बंद हो गई, राजनेता जेल में चले गए। ऐसा हिटलर कौन होगा? और कांग्रेस पार्टी ने जो काला अध्याय लिखा है, काले अक्षरों से इतिहास में, लोकतंत्र के हत्यारे के रूप में, इससे बड़ा और कौन हिटलर हो सकता है? कौन हत्यारा हो सकता है? इससे तो पूरा देश तबाह है, इसको कौन तबाह करेगा? राहुल गांधी जी, आपने लोकतंत्र पर आज बहुत ही शर्मनाक बात कही है, गैर जिम्मेदाराना बात कही है। राहुल गांधी को हम क्या कहें? उनकी दादी जी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। आज मीडिया पर भी बहुत हमला किया उन्होंने। इमरजेंसी में बड़े बड़े संपादकों को जेल में बंद किया गया था, सेंसर लगाया गया था। और राहुल गांधी, याद करिए, आपकी दादी जी ने कमिटेड जुडिशरी की बात की थी। कुछ याद है आपको? लोकतंत्र की नसीहत हमें देते हैं। और आइए एक और तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं। बीजेपी के प्रवक्ता ने ट्वीट की, बीजेपी नेता ने ट्वीट की प्रियंका वाड्रा की। प्रियंका दरअसल प्रोटेस्ट कर रही थी और इस प्रोटेस्ट के दौरान प्रियंका ने एक पुलिस वाली का हाथ मरोड़ दिया। ये देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। प्रियंका, ये जो लाल घेरे में मैं आपको दिखा रहा हूं, प्रियंका को उठा रही थी ये पुलिस की महिला कर्मी, लेकिन प्रियंका ने देखिए कैसे उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया है पूरी तरह से। पूरी ताकत से प्रियंका ने महिला पुलिसकर्मी का हाथ मरोड़ दिया। और इस तस्वीर को बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट भी किया कि प्रियंका क्या कर रही है, देखिए इन तस्वीरों में जरा। तो दरअसल हुआ ये, तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। महंगाई पर प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी को गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या किया, पीएम आवास की तरफ दरअसल वो जाने की जिद कर रही थी। धारा 144 लगा है, जिस भीड़ के साथ प्रियंका जा रही थी अराजक स्थिति पैदा हो सकती थी। पुलिस के साथ प्रियंका की तीखी झड़प हो गई इस दौरान। और हुआ ये कि जमीन पर बैठकर ताली पीटकर प्रियंका ने विरोध जताया वहां। इसी दौरान महिला पुलिसकर्मी से प्रियंका भिड़ भी गई। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, महिला पुलिस का हाथ मरोड़ते भी प्रियंका इस तस्वीर में दिख रही हैं। सोशल मीडिया पर भी यह तस्वीर वायरल है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस तस्वीर को शेयर किया था। पहले हाथ पकड़ा और फिर उसे प्रियंका ने मरोड़ दिया।
आइए मैं आपको सुनवाता हूं। तो आज चारों तरफ प्रोटेस्ट हो रहा था। रिपब्लिक के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर ने चिदम्बरम से सवाल पूछे तो उनके पास जवाब नहीं थे। उनके सुपुत्र हैं कार्ति चिदम्बरम, ईडी के शिकंजे में वो भी रहे हैं। अब जरा उन्हें सुनिए, उनसे भी सवाल पूछे, उनके पास भी जवाब नहीं। सुनिए। Why name Mr. Motilal Vora when he's not there? Have a good day. Have a good day. Not obligated to answer to that. Please. We have Mr. Karti Chidambaram. Congress raised the issue of ED. Congress raised the issue of ED investigation. You are under ED investigation. I have no comments to offer. Don't harangue me now. You are not being harangued. Congress party raised in the press conference. I am asking follow-up questions. Just some follow-up questions we were not asked there. I am asking that. We want to answer those questions, sir. Only when Gandhis are understanding these protests happen. These protests did not happen when you are understanding. Would you want these protests to happen when the ED comes to you, Karti? तो कोई जवाब नहीं था, ना पिता के पास जवाब था और ना बेटे के पास। आइए आगे आपको दिखाते हैं कांग्रेस का प्रोटेस्ट। ये हुआ प्रोटेस्ट चंडीगढ़ में। ये देखिए जरा, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया गया। ये कांग्रेस का प्रदर्शन था। कांग्रेस कोशिश कर रही थी, जब परिवार पर आई तो पूरी कांग्रेस देखिए सड़क पर आ गई। ऐसा प्रोटेस्ट आपने महंगाई पर इससे पहले शायद ही देखा हो। पिछले 8 सालों में शायद ही ऐसा प्रोटेस्ट आपने महंगाई पर देखा हो। लेकिन ईडी ने जैसे ही सील लगाया राहुल के दफ्तर पर, सारा कांग्रेस सड़क पर। आइए अगली तस्वीर दिखाता हूं। अगली तस्वीर देखिए जरा भोपाल की। भोपाल में भी महंगाई के नाम पर प्रदर्शन हुआ। ये आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं कांग्रेस का। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे। अगली तस्वीर दिखाइए। जम्मू की तस्वीर अगली दिखाने जा रहे हैं। ये जम्मू का प्रोटेस्ट है। महंगाई पर आम आदमी की याद 8 साल तक नहीं आई, लेकिन आज देखिए महंगाई के नाम पर कितना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा कर दिया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं पटना की तस्वीरें। ये महंगाई पर हो रही थी। अब जरा सुनिए, रविशंकर प्रसाद सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी से कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी आखिर क्यों बेल पर हैं। सुनिए। हिंदुस्तान को बांटा जाता है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी को दलित कह के मारा जाता है, पीटा जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी महिला को पीटा जाता है, हमें दर्द होता है। इसीलिए हम लड़ते हैं। आज राहुल गांधी ने कहा मैं सत्य बोलता हूं। बहुत कस के कहा उन्होंने। तो राहुल गांधी अगर आप इतना सत्य बोलते हैं तो एक बार देश को बता दीजिए आप बेल पर क्यों हैं। आइए, रविशंकर प्रसाद पूछ रहे हैं जमानत पर क्यों है राहुल। अब आपको दिखाता हूं मैं ईडी से जो डर और खौफ है, तो कौन से अपने वफादार को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जरा, अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए, ये जो 5 किरदार आप देख रहे हैं, ये पांचों लोग दरअसल ईडी के शिकंजे में। उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी हैं, मोतीलाल वोरा जिनका निधन हो चुका है, मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल, इन सब से ईडी पूछताछ कर चुकी। अब देखिए जरा, हेराल्ड केस में मोतीलाल वोरा का नाम लिया गया दरअसल, और किसने लिया? राहुल सोनिया दोनों ने लिया। सोनिया राहुल ने मोतीलाल वोरा का नाम लिया, मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल ने भी नाम लिया। किसका? मोतीलाल वोरा साहब का, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनका निधन हो चुका है। मोतीलाल वोरा पर वित्तीय फैसले लेने का आरोप लगाया, जो इस दुनिया में नहीं है। कांग्रेस का कहना है दरअसल हम कुछ नहीं कर रहे थे, मोतीलाल वोरा साहब ही सारे फैसले ले रहे थे। लेकिन इसको लेकर कोई सबूत कांग्रेस के ये बाकी नेता नहीं दे पाए कि सारे फैसले वोरा साहब ले रहे थे। मोतीलाल वोरा अब इस दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो चुका है। लंबे वक्त तक कोषाध्यक्ष रहे, साल 2000 से लेकर जब तक थे इस दुनिया में कोषाध्यक्ष रहे। जांच में ईडी को कई फर्जी कंपनियां भी मिली हैं। साथ ही साथ खड़गे यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एकमात्र कर्मचारी हैं। खड़गे को भी ईडी ने कल बुलाया था, इसलिए ईडी ने कल खड़गे को बुलाकर उनसे सवाल जवाब किए थे। अब सवाल यह है कि मोतीलाल वोरा साहब के परिवार का कहना है कि मेरे पिता के पास कोई शेयर नहीं है नेशनल हेराल्ड के, उनका नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब जरा सुनिए, इसलिए रविशंकर प्रसाद सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस में दरअसल ये भ्रष्ट तंत्र चारों तरफ फैला है। सुनिए जरा। हिंदुस्तान में
कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का नॉन पॉलिटिकल फिल्म स्टार कोई भी अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है उस पे हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन वजन पड़ जाता है। तो कांग्रेस पार्टी और उनका जो पूरा तंत्र है जो भ्रष्टाचार पर चलता रहा है वो परेशान है और उसकी व्यथा राहुल गांधी की बातचीत में दिखाई पड़ती है। और आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की संपत्ति कितनी है, वाड्रा कांग्रेस के पास कितनी दौलत है, वो जरा देखिए ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं राहुल गांधी 2014 में राहुल की संपत्ति थी 9 करोड़ 40 लाख, लगभग 9.5 करोड़ आप कह सकते हैं। 2019 में 14 से 19 5 साल में 15 करोड़ 84 लाख की संपत्ति हो गई राहुल की और बैंकों में 17,93,000 रुपए जमा थे। 5 करोड़ 19 लाख के बॉन्ड राहुल के पास हैं और शेयर म्यूचुअल फंड में भी राहुल ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा दिल्ली के सुल्तानपुर में खेती भी है और राहुल के पास 333 ग्राम सोना है। 72 लाख का लोन ले रखा है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी के पास कोई कार नहीं है, बड़ी चीज ये, सांसद के तौर पर सैलरी मिलती है राहुल को बॉन्ड से इंटरेस्ट मिलता है, म्यूचुअल फंड से भी राहुल गांधी को पैसे मिलते हैं, किराए से भी राहुल गांधी को पैसा मिलता है, राहुल गांधी को रॉयल्टी से भी इनकम होती है। इनकम का सर्च कोई सोर्स नहीं है, बड़ी चीज ये। सोनिया गांधी की संपत्ति 9 करोड़ 28 लाख है। इसके अलावा 2019 में संपत्ति 11 करोड़ 82 लाख की थी। राहुल को 5 लाख रुपए कर्ज भी दे रखा है सोनिया गांधी ने। साथ ही साथ कैश में सोनिया के पास 60,000 रुपए, क्योंकि जब एफिडेविट हलफनामा 2019 चुनाव के दौरान उन्होंने भरा और उस वक्त संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है, ये वो आंकड़े हैं। बैंक खातों में 16.5 लाख रुपए सोनिया गांधी के जमा थे उस वक्त। 16,59,000 का फिक्स डिपॉजिट भी है। साथ ही साथ ये चल संपत्ति करीब 4 करोड़ 29 लाख की है सोनिया गांधी की। 59,97,000 के जेवर सोनिया गांधी के पास हैं। दिल्ली के डेरा मंडी गांव में खेती की जमीन भी उनके पास है और इस जमीन की कीमत 7 करोड़ 29 लाख रुपए है। इटली की संपत्ति में भी सोनिया गांधी का हिस्सा है। विरासत की 7 करोड़ 52 लाख की संपत्ति में हिस्सेदारी भी सोनिया गांधी की है। आइए अब आपको सुनवाता हूं आज जो पूरा तमाशा हुआ उस पर कांग्रेस और बीजेपी में आर पार है, सुनिए। और यहाँ पर आप देखिए खड़गे साहब को, सोनिया जी को, पार्लियामेंट चल रही है और आप बुला रहे हो। इसलिए मैंने उस पर कहा था कि ईडी का आतंक है देश का, आतंक है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई भ्रष्टाचार करने वाले काले कारनामे करके भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए संसद से सड़क तक आएंगे, तब भी सच झूठ नहीं हो जाएगा। मैं अपने नेता को बचाने के लिए आऊंगा, मेरा नेता मुझे बचाता है। अगर इसको वो परिवार की परिभाषा बना देते हैं तो मुझे कोई उसमें कष्ट नहीं। और आइए अब आपको बताता हूं एक और बड़ी खबर, वही बड़ी खबर जिस पर दुनिया की नजर है। कभी भी जंग हो सकती है, लेकिन आर पार कैसे अमेरिका और चीन में ड्रैगन की बौखलाहट और युद्ध की आहट। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और चीन आमने सामने है, बाइडेन और जिनपिंग आमने सामने है। बड़ी खबर यह है कि जिनपिंग ने, अगली तस्वीर दिखाइए, अमेरिका की जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, जो अभी पहुंची थी ताइवान, उन पर बैन लगा दिया। चीन ने नैन्सी पेलोसी पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह बड़ा एक्शन लिया है चीन ने अमेरिका पर और इसी मुद्दे पर दोनों आमने सामने हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा कदम चीन ने उठाया है, अमेरिका को उकसाने वाला कदम भी है और यही वजह है। यह देखिए जरा, चीन ने क्या किया, नैन्सी पेलोसी पर बैन लगा दिया है, नैन्सी पेलोसी पर प्रतिबंध लगाया है। यह वैसा ही है जैसे रूस ने, पुतिन ने, आपको याद होगा, अमेरिका के बड़े बड़े नेताओं पर बैन लगा दिया था जब वो यूक्रेन आए थे। पेलोसी के परिवार पर भी चीन ने बैन लगा दिया है। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के आरोप लगाए हैं।
कि उनके इंटीरियर मैटर्स में दखल अंदाजी हो रही है। अमेरिका के साथ जलवायु परिवर्तन वार्ता को भी रद्द कर दिया गया है। उच्च स्तरीय सैन्य कमांडर्स की वार्ता भी रद्द कर दी है चीन ने अमेरिका के साथ। चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा ताइवान में तनाव के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ अमेरिका है। उनका कहना है अमेरिका ने संकट पैदा करने की दरअसल कोशिश की है। अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन किया है। अमेरिका ने अब तक कई देशों को बर्बाद कर दिया है। क्या वो यूक्रेन की तरफ इशारा कर रहा था? अमेरिकी हमले में कई देशों के नागरिक अब तक मारे जा चुके हैं। क्या कभी अमेरिका ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी है? बहुत बुनियादी सवाल उठाया चीन ने। चीन का कदम अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए है, चीन का कहना है। आइए मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा चीनी प्रवक्ता को जो अमेरिका पर निशाना साध रहे हैं। The United States is an unprovoked provocateur and the creator of the crisis. Soul searching or reflection on their behavior, have they even felt guilty for the serious consequences they caused, and have they ever made an apology to the victims of those countries, and have they ever compensated them? In the 21st century, we should not allow the United States to claim itself to be a world police or international judge and treat other sovereign countries as George Floyd, whom they can just suffocate to death at will. Over 160 countries in the past 2 days spoken up for justice and reaffirmed their commitment to the One China policy and support for China's sovereignty and territorial integrity. This is a fight against hegemony, against interference and against... तो चीन न सिर्फ अमेरिका को धमकियां दे रहा है बल्कि 4 अगस्त से लगातार ताइवान के करीब युद्धाभ्यास भी कर रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक चीन अपनी ताकत दिखा रहा है। आसमान को चीरती है मिसाइल। ताइवान के लिए चीन का सीधा संदेश है। चीन के इस गुस्से का शिकार जापान भी हो रहा है। जापान ने दावा किया है कि चीन के 5 बैलिस्टिक मिसाइल जापान के इकोनॉमिक क्षेत्र में गिर रहे हैं और जापान चीन से तत्काल युद्धाभ्यास रोकने की अपील कर चुका है, लेकिन चीन रुकने के मूड में नहीं है। उधर दूसरी तरफ देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी चीन को यह संदेश देने की कोशिश की है कि ताइवान में 25 साल बाद अमेरिकी नेता को भेजने के बाद अब बाइडेन की सेना इंडोनेशिया के साथ साझा युद्धाभ्यास कर रही है और सुमात्रा द्वीप पर जारी इस युद्धाभ्यास में अमेरिकी सेना के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर की सेना भी हिस्सा ले रही है। यह साझा युद्धाभ्यास साल 2009 से लगातार जारी है, लेकिन इस बार इस युद्धाभ्यास में 5000 अमेरिकी सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास के जरिए अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को सीधी चुनौती देने की कोशिश कर रहा है और जिसके बाद चीन का गुस्सा और ज्यादा भड़क सकता है। आइए मैं आपको बताऊं सीधे सीधे कैसे अमेरिका चीन को चेतावनी दे रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं चीन को, देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं एंटनी ब्लिंकन ने कहा है अमेरिका ताइवान की शांति के लिए संकल्पित है। वो कह रहे हैं ताइवान की स्थिरता के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, यानी ताइवान के साथ खड़े हैं। कितना खड़े हैं ये जंग शुरू होने के बाद पता चलेगा। वर्तमान स्थिति में बदलाव का विरोध करते हैं। निश्चित तौर पर हम वन चाइना पॉलिसी के साथ हैं। अमेरिका की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और उम्मीद है कि चीन बेवजह विवाद को तूल नहीं देगा। चीन ताइवान पर हमला करने की हिमाकत नहीं करेगा। युद्ध से किसी का भला नहीं होने वाला है, उन्होंने ये कहा है। आइए अब आपको लेकिन दिखाऊं, बेशक ये सब कुछ भी कह रहे हो लेकिन चाइना पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए जरा चाइना के विजुअल दीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं चाइना के जो विमान है, चाइना ड्रिल कर रहा है लगातार। और चाइना के कल भी मैंने आपको बताया था कितने विमान ताइवान के ऊपर आसमान में नजर आए और आज भी फिर 20 फाइटर नजर आए ताइवान के आसमान में। कुछ इस तरह देखिए जरा फास्ट। ये आप देख रहे हैं ऊपर आसमान में आपको नजर आ रहे हैं फाइटर्स। इसी तरह ताइवान के आसमान में चीनी फाइटर दिखाई दिए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने यह बड़ा दावा किया है, आपको बताऊं। उनका कहना है, मूव कीजिए प्लीज। ताइवान के रक्षा मंत्रालय कहना है लगातार दूसरे दिन ताइवान में ये फाइटर जेट्स घुसे हैं। लगातार दूसरे दिन आज 20 चीनी फाइटर जेट्स ताइवान में घुसे हैं। 10 चीनी वॉरशिप भी ताइवान सीमा के अंदर दाखिल हुए। सीमा के पास 11
डोंगफेंग बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, उनकी बॉर्डर के पास, ताइवान के बॉर्डर के पास गिरी। पहले 27 फाइटर जेट्स ताइवान सीमा में घुसे थे और इसमें 6 J-11 फाइटर जेट थे, 5 J-16 फाइटर जेट घुसे थे जो कि ताइवान की सीमा में घुसे। सुखोई 30 फाइटर जेट, ये पूरा कॉम्बो जो था ये दाखिल हुआ था ताइवान के आसमान में। ताइवान ने मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया है। इसके बाद से मॉनिटरिंग के लिए एयरक्राफ्ट और शिप भी रवाना कर दिए गए हैं। हम जंग नहीं चाहते लेकिन जंग के लिए तैयार हैं, ये कहना है ताइवान का। आइए, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊं कि ताकत क्या चीन से लड़ पाएगा ताइवान। चीन की ताकत मैं आपको दिखाता हूं, उसकी ताकत से आपको अंदाजा होगा कि आखिर ताइवान के बस का क्या है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक ही लक्ष्य है, वन चीन पॉलिसी के तहत अखंड चीन की स्थापना करना। ताइवान में अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी के दौरे से चीन चिढ़ चुका है और अब बौखलाए शी जिनपिंग ने ताइवान के खिलाफ मुहिम तेज कर दी। चीन ने ताइवान के पास अपने युद्धाभ्यास में उन सभी हथियारों की आजमाइश की जिसमें ताइवान ही नहीं पूरे एशिया में युद्ध का खतरा मंडराने लगा। ताइवान से महज 16 किलोमीटर दूर चीन के युद्धाभ्यास में J-20 फाइटर जेट दिखाई दिए। J-20 चीन का पहला 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है जिसे J-20 माइटी ड्रैगन भी बुलाते। J-20 फाइटर जेट में 6 तरीके की मिसाइल अंदर की तरह लगाई जाती हैं और इसके अलावा बेहद भारी और ताकतवर लड़ाकू विमान है ये। इसे एक ही पायलट उड़ाता है। लंबाई इसकी 69.7 फीट और ऊंचाई 15.5 फीट है। बिना ईंधन के इसका वजन 17,000 किलो, अधिकतम गति इसकी 2,450 किलोमीटर प्रति घंटा है और कॉम्बैट रेंज 2,000 किलोमीटर है। बहरहाल, लेकिन इस सब के बीच आपको बताऊं कि चीन के लिए आखिर क्यों यह मुश्किल है कि चीन ये जंग जीत जाएगा तो उसको कितनी भारी कीमत चुकानी होगी। पिलर ग्राफिक्स है, खूनी कीमत चुकाएगा चीन। ये मैं क्यों कह रहा हूं और दर्शकों को भी जानने की जरूरत है कि आखिर अगर जंग की शुरुआत होती है, क्या जंग की शुरुआत होती है तो चीन जंग में क्या हाल होगा चीन का। ग्राफिक दीजिए प्लीज फास्ट। हमला करने पर चीन को भारी नुकसान होगा। हमला अगर हुआ तो चीन को भारी नुकसान होगा। फिलहाल चीन की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ रही है। इतना ही नहीं, अमेरिका के बाद चीन दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका के मुकाबले चीन की जीडीपी 76% के बराबर है। निर्यात के लिए चीन जो है अमेरिका पर बहुत निर्भर है। चीन की रोजी रोटी का बड़ा हिस्सा अमेरिका से भी आ रहा है। माल भेजते हैं, वहां माल बिकता है। चीन के 10 में से 8 सबसे बड़े साझेदार अमेरिका के दोस्त हैं। यानी अमेरिका के 8 जो दोस्त हैं वहां भी चीन का माल जाता है, वहां भी चीनी माल बिकता है और चीन कमाई करता है। इसलिए अमेरिका से पंगा लेना चीन के लिए मुश्किल होगा। सहयोगी देशों से चीन को प्रतिबंध झेलना पड़ सकता है। रूस को शायद फर्क नहीं पड़े, रूस शायद इतना माल नहीं बेचता था। खुद ताइवान का सबसे बड़ा निवेशक भी चीन ही है। सोचिए जरा, टेक इंडस्ट्री के लिए ताइवान से कंप्यूटर चिप खरीदता है, ताइवान से चिप खरीद रहा है। पिछले साल ताइवान से $270 बिलियन का आयात किया था जो ताइवान के जीडीपी का 40% है, 40%। युद्ध होने पर चीनी टेक इंडस्ट्री बुरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाएगी। यूरोपीय देशों के आयात में भी चीन की भागीदारी बढ़ी है। जंग होने पर यूरोपीय देश भी व्यापार बंद कर सकते हैं और युद्ध की स्थिति में चीन को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो यह वजह है और इस वजह से दरअसल चीन हरगिज नहीं चाहेगा कि वो जंग में जाए, लेकिन हालात और परिस्थितियां इस ओर ले जाने पर मजबूर कर सकती हैं। बहरहाल, खबरों में आगे बढ़ते हैं। शुरू में मैंने आपको बताया कि बीजेपी हमला कर रही है कि राहुल गांधी ने आज काले कपड़े इसलिए पहने क्योंकि आज ही के दिन रामलला मंदिर के निर्माण का शिला पूजन हुआ था। 2024 का तक विराजमान होंगे रामलला। आज दरअसल वर्षगांठ है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर देख रहे हैं आप, एम्बियंस दीजिए। इस तस्वीर में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दरअसल 5 अगस्त की तस्वीर आप देख रहे हैं 2020 की, जब प्रधानमंत्री खुद पहुंचे थे अयोध्या और वहां जाकर शिला पूजन की थी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। आज की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आज की तस्वीर है जो सीधे अयोध्या से आई है, रामलला विराजमान। ये जो आप देख रहे हैं यही
जाकर गर्भगृह जब बनकर तैयार हो जाएगा तो ये प्रतिमा रामलला की वहां पहुंच जाएगी। ये वो तस्वीर देख रहे हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं मंदिर दरअसल कितना बनकर तैयार हो गया है। अगली तस्वीर दिखाई। ये जो झंडा आप देख रहे हैं यही बनेगा, यहीं पर दरअसल गर्भगृह तैयार होगा जहां आप ये झंडा देख रहे हैं लगा हुआ। और ये देखिए ये जो बड़े बड़े पत्थर आपको नजर आ रहे हैं, इन पत्थरों से, यही जो पत्थर रखे, इन पत्थरों से ही बनाया जाना है मंदिर। भव्य मंदिर का निर्माण लगभग इस वक्त बहुत तेजी से चल रहा है और बहुत जल्द पूरा भी हो जाएगा। हमारे सहयोगी विवेक वहां पहुंचे अयोध्या, और विवेक इन तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तेजी के साथ काम चल रहा है। तो बताया जा रहा है 2024 तक रामलला विराजमान होंगे। ये राम मंदिर आप देख रहे हैं, ये सरयू आप देख रहे हैं। तो राम मंदिर शिला पूजन के 2 साल पूरे हो गए। शिला पूजन को 2 साल हो गए। मंदिर निर्माण का जो कार्य है ये बहुत तेजी से चल रहा है। इस वक्त निर्माण में लोग 12 से 14 घंटे तक लगातार काम कर रहे हैं। राम मंदिर निर्माण को लेकर भारी उत्साह भी है लोगों में भी, अयोध्या के लोग भी, और जो निर्माण कार्य में लगे हैं उनमें भी बहुत उत्साह है। उनके लिए भी यह पुण्य काम है कि रामलला के मंदिर में वो काम कर रहे हैं। जमीन के नीचे होने वाला पूरा काम हो चुका है, यानी बेसमेंट से जुड़ा, उसकी नींव से जुड़ा जो काम है वो पूरा हो गया है। अब जमीन और शिखर का काम दरअसल चल रहा है। वो जो बड़े मार्बल मैंने आपको दिखाए उससे ही पहली फ्लोर तैयार हो रहा है, ये आप कह सकते हैं वो बेस तैयार हो रहा है उससे। ग्राउंड फ्लोर में करीब 200 खंबे बनेंगे। इसके साथ ही मंदिर के दूसरे फ्लोर पर 114 खंबे बनेंगे। ये जो आप खंबे नजर आ रहे हैं आपको, 114 ऐसे खंबे होंगे। पूरे मंदिर में कुल 400 खंबे बनने वाले हैं और राजस्थान की पिंक सैंडस्टोन जोड़े जा रहे हैं इसमें बाकायदा। हजारों साल के लिए अभेद्य बनेगा राम मंदिर। साथ ही साथ करीब 40% काम भी इसका पूरा हो चुका है। राम मंदिर परिसर 70 एकड़ में डेवलप किया गया। 18 एकड़ में मंदिर का निर्माण हो रहा है और मंदिर में परिक्रमा के लिए 3 मार्ग भी बनाए गए बाकायदा। 1.25 लाख भक्त मंदिर की परिक्रमा कर पाएंगे, 1.25 लाख। गर्भगृह 2023 के आखिर तक बनकर तैयार हो जाएगा। बताया जा रहा है 24 जनवरी 2024, जनवरी में 2024 में पूरा मंदिर का काम भी हो जाएगा। फरवरी 2024 में भक्त भी दर्शन कर पाएंगे। तैयारी ये है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनवाइए जरा, बाइट सुनवाइए। वहां के जो इंजीनियर हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अगर आप आज देखेंगे तो यहाँ पे जो प्लिन स्टोन है वो प्लिन स्टोन अराउंड 17,000 के करीब लगेंगे। तो उसके अगेंस्ट हम लोग साधारण 13,500 प्लिन स्टोन लगा चुके हैं हम लोग। 17,000 लगने 13,500 लगा। यस। और अपने पास में अराउंड स्टॉक में अभी 15,000 15,500 स्टोन्स आ चुके हैं। मतलब 2,000 स्टोन्स जो है वो बचा है आने के, तो वो चालू है, आ जाएंगे, ये मंथ एंड तक आ जाएंगे। और ये प्लिन स्टोन का काम अराउंड मिड सितंबर तक खत्म हो जाएगा। अभी फ्लोरिंग का और उसके अंडर में जो भी ग्रेनाइट स्टोन्स वगैरह जो यूज कर रहे हैं वो चालू है काम। तो और आइए आपको जल्दी से दिखाते हैं राम मंदिर के लिए कितना दान हो चुका है, कितना समर्पण हो चुका है, वो देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं संकल्प समर्पण निधि से 3,500 करोड़ रुपए अब तक जमा हो गए। 3,500 करोड़। हर महीने 50 लाख का समर्पण दिया जा रहा है। साथ ही साथ रामलला के मंदिर में भी दान और चढ़ावा हो रहा है। ऑनलाइन भी ट्रस्ट के खाते में पैसा जमा हो रहा है। दान पात्र में जमा धनराशि को 15 दिन में खोला जा रहा है। हर बार चढ़ावा औसतन 40 से 50 लाख पहुंच रहा है। मंदिर निर्माण में अब तक 200 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इन पैसों में सबसे ज्यादा खर्च नींव पर हो रहा है। नींव बहुत मजबूत होगी। 2023 तक मंदिर को निर्माण का लक्ष्य रखा गया है कि 2023 तक पूरा हो जाए, यह इसका टारगेट। तो जल्द से जल्द रामलला का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। पूछिए अर्नब, तुम्हारे लिए पहले क्या आता है, तुम्हारा धर्म या राष्ट्र धर्म? और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत पहले आता है, राष्ट्र धर्म पहले आता है।